Hi students, welcome back. Today we will discuss next topic associated with the digestive system and especially the digestive gland, that is pancreas and intestinal glands. At the end of this session, we are able to answer a few questions that is pancreas is able to digest itself? क्या pancreas खुद को digest कर सकता है? विल्सन किस पर्सन का मर्डर हुआ था जो pancreas से एसोसिएटेड था, मतलब डिस्कवरी से रिलेटेड था. डिस्कवरी और नेमिंग इसकी क्या थी, ठीक है. क्या ये शुगर को टेस्ट कर सकता है, ठीक है. क्रॉस जीन्स क्या है और डायबिटीज इंसिपिडस और मेलिटस में क्या डिफरेंस है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द डाइजेस्टिव ग्लैंड, दैट इज पैनक्रियाज. द वर्ड पैनक्रियाज इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स. पैनक्रियाज, पैन मीन्स ऑल, क्रियाज मीन फ्लैश. सो as per the discovery, this structure, that is this gland was discovered one year about 300 BC, but the naming of this hormone, this gland is 400 years later. डिस्कवर तो पहले हो गया था लेकिन नाम इसका बहुत जो है वो बाद में दिया गया. ऑल फ्लैश इसलिए कहा गया क्योंकि ना तो इसमें किसी तरह की कोई कार्टिलेज थी और ना ही किसी तरह की कोई बोन थी, इसलिए इसको हमने ऑल फ्लैश ऑर्गन कहा. और अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज को हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स में लाते हैं, जिसमें एक्सो और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म, मतलब हार्मोन भी रिलीज करता है और डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो भी सिक्रीट करता है. सो पैनक्रियाज जो है ये सेकंड लार्जेस्ट, मैं लिखूं दिस वन इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड. क्या है ये? दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड है. अगर हम इसकी शेप की बात करें, शेप के ऊपर हम जाते हैं तो शेप इसकी जो है कैरेट शेप स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है. साइज के ऊपर जाते हैं तो इसका साइज जो है नियर अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर है, ठीक है. और लॉन्ग है ये कह दीजिए, और 3.5 सेंटीमीटर कहीं वाइड है, चौड़ा है, ठीक है. 3.5 सेंटीमीटर. कलर अगर हम बात करें तो ग्रेइश पिंक, ठीक है. और वेट की बात करें तो ये आर्गन जो है, ग्लैंड जो है 60 ग्राम्स इन वेट है, ठीक है. लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट में भी हम देख सकते हैं. ये देखिए, ये रहा ड्यूडेनम का पार्ट, यहाँ ऊपर स्टमक था, ये किडनी, इस तरफ भी किडनी, ये स्प्लीन. तो इसका हेड नेक जो बॉडी और टेल पार्ट है, ये हेड एरिया जो है, ये इसकी जो कर्व है दैट इज ड्यूडेनम की, यहाँ से शुरू होता है, यहीं पे नेक है, और बिल्कुल स्टमक के नीचे जो है इसका बॉडी है, और टेल इसकी कहीं जाके आगे स्प्लीन तक और किडनी तक जो है वो एक्सटेंड करती है, ठीक है. शेप, साइज, कलर, वेट एंड लोकेशन हो गया. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में इसके पार्ट्स की बात कर रहे थे तो ये जो ग्लैंड है ये 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है. हेड, ये वाला पार्ट जो है, जो यहाँ बीच में फिक्स्ड है, दैट इज ड्यूडेनम के बीच में कहीं लोकेट करता है. इसी के साथ नेक पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, और लास्ट का पार्ट जो है वो इसका टेल पार्ट है. सो इसी से एसोसिएटेड थोड़े से हम डक्ट्स देख लेते हैं. हमने क्योंकि इससे पहले भी लीवर और उसके केस में डक्ट्स को जो है बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है. ये देखिए हेड पैनक्रियाज का, ठीक है. नेक वाला पार्ट ये बॉडी और पीछे इसका जो है टेल पार्ट है. हिस्टोलॉजी इसकी हम बाद में करते हैं, ठीक है, कि बीच में क्या क्या है. आप जो है इसको हम डक्ट्स के हिसाब से देख लेते हैं कि डक्ट्स जो थे वो किस किस तरह के थे. अगर आपको याद हो, मैंने डिस्कस किए थे. ये जो ऊपर से डक्ट आ रहा था, आपको याद होगा, ये लीवर की तरफ से आ रहा था, लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट्स जो है. फिर कॉमन डक्ट बना था, कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से नीचे आ रहा था. यही कॉमन बाइल डक्ट जो था, यही कॉमन बाइल डक्ट जो ऊपर से नीचे आ रहा था, ये आके इसमें ऐड होने से पहले ऐसे एम्पुला बना रहा था, ठीक है. इस तरह से एम्पुला बना रहा था, दैट इज हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला, ये हमने पढ़ा था. और यहीं पे इसके स्पिंस्टर मसल्स थे, जिनको हमने जो है स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन कहा था, ठीक है. और ये वाला पार्ट जो है, ये डक्ट जो है, ये पैनक्रियाज से आ रहा था, जिसको मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कह रहे थे हम. इसको क्या बोल रहे थे? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट. इसको डक्ट ऑफ विल्सन भी बोल रहे थे, WIRSUNG, विल्सन. इसी डक्ट ऑफ विल्सन नाम रखने की वजह से विल्सन का मर्डर हो गया था. ये लोगों को, जर्मन्स को इतना अच्छा नहीं लगा कि उसने किसी डक्ट का नाम अपने नाम से क्यों रखा, इसलिए मैंने यहां लिखा था विल्सन वाज मर्डर्ड ड्यू टू नेमिंग ऑफ दिस डक्ट. अपने नाम पे उसने ये डक्ट का नाम रखा था, इसलिए उसका मर्डर हो गया था.
सो इसके साथ सेकंड एक एसोसिएटेड डक्ट भी है, ये था मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और ये था एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी बोलते हैं, सेंटोरिनी। ठीक है, ये दो डक्ट्स थे। अब मैं जो कह रहा हूं कि ये डक्ट ऊपर से आ रहा था, ठीक है, ये दोनों डक्ट यहां पे भी ये जो डक्ट है मेन डक्ट जो यहां अंदर जाता है, इसमें स्पिंस्टर ऑफ ओडाई थे, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें यहां से यहां तक, इस ड्यूडेनम में इस एम्पुला तक जो है तकरीबन 15 सेंटीमीटर के बाद जो है वो आता है क्या, हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर के बाद आता है। और इससे ऊपर जो है थोड़ा सा यहां से यहां ये 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर पैनक्रियाटिक एम्पुला से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जो है दूसरा डक्ट ओपन हो रहा है, एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है भाई, एंडोक्राइन रोल बाद में करते हैं, तो इसका मतलब ये डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रेशन ला रहा है, चाहे वो मेन डक्ट हो या एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। आई होप कि आपको समझ आई होगी, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, दो तरह के डक्ट्स जो हैं वो इसमें डंप कर रहे हैं। क्योंकि ये जो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट था, ये इसके ऊपर से लीवर वाले डक्ट के साथ नहीं मिल रहा था, ये डायरेक्ट आगे बीच में डंप अपनी सिक्रीशन कर रहा था। ठीक है, तो ये दो तरह के डक्ट्स थे। अब हम आगे चलते हैं डक्ट्स से आगे। अगर हम इंटरनल हिस्टोलॉजी की बात करें, इंटरनली अगर हम इसको देखें, मैंने क्या दिया आपसे, ये 15 सेंटीमीटर साइज, शेप, लेंथ, कलर वगैरह सब कुछ हम कर चुके हैं। अब हिस्टोलॉजी की बात करें तो ये ग्लैंड जो है ये दो सेक्शंस में डिवाइड होता है, क्योंकि ये पैनक्रिया जो है ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड में है, एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों रोल प्ले करता है ये। ठीक है, ये जो पार्ट है इसका, ये सेक्शन काट के बताई हुई है, एक बाद में भी सेक्शन लगी हुई है यहाँ पे, ये देखिएगा। ठीक है, ये जो डक्ट्स हैं, ठीक है, मैंने डक्ट्स की बात की थी। आगे जो एक्सोक्राइन पार्ट, हम हिस्टोलॉजी में पहले एक्सोक्राइन पार्ट की बात करेंगे। 97 से 99% तक पार्ट जो है एक्सोक्राइन पार्ट है, किसका, ये पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट में क्या है, ये इस तरह की एक्टिनल सेल्स हैं, ये इस तरह के, ये अपनी सिक्रीशन करते हैं और इनकी सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू जो है वो डंप होती है। तो एक्टिनल सेल्स जो हैं ये एक्सोक्राइन रोल प्ले करते हैं, और इन्हीं एक्टिनल सेल्स के बीच में ये एक आइलेट ऑफ लैंगरहन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि पॉल लैंगरहन ने इसको डिस्कवर किया था, PAUL, पॉल, दैट्स वाई इसको आइलेट ऑफ लैंगरहन्स बोलते हैं। तो ये एक्टिनल सेल्स के बीच में इस तरह से इसकी लोकेशन है, ये एंडोक्राइन रोल प्ले करता है और ये एक्सोक्राइन रोल प्ले करता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा एक्टिनल सेल्स का रियल डायग्राम, ये देखिए, ये एक्टिनल सेल्स, ये देखिए इनका अरेंजमेंट लोब्यूल्स की तरह, ये देखिए लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स, ये एक्टिनल सेल्स हैं। और ये एक्टिनल सेल्स जो हैं वो सिक्रीशन करते हैं किसकी, आगे हम देखते हैं यहाँ क्या क्या रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये एक्टिनल सेल्स है, ये उसका डक्ट है। एक्टिनल सेल्स एसोसिएटेड स्मॉल डक्ट्स के साथ, ये एक्टिनल सेल्स जो हैं यही सिक्रीशन करते हैं। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें डिफरेंट जाइमोजन ग्रेन्यूल्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह है। ठीक है, और इसके बीच में अगर एसोसिएटेड मैं आपको बताऊं, यहाँ देखिएगा, ये देखिए, ये एक और डायग्राम एक्टिनल सेल्स की। ठीक है, और ये बीच में आइलेट ऑफ लैंगरहन्स जो हैं वो शो किए हुए हैं। यहाँ भी देखिए, बिल्कुल ये एक्टिनल सेल्स का सेक्शन काटा हुआ है, और ये सेल्स जो हैं एंडोक्राइन रोल जो प्ले कर रहे हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहन्स, इनका भी हम फंक्शन देखेंगे, ये क्या क्या काम करते हैं। सो एक्सोक्राइन मैंने कहा ग्लैंड जो है 97% तक जो है कंसंट्रेशन, 97 से 99% तक कंसंट्रेशन इनकी है, और एंडोक्राइन ग्लैंड 1 से 3% जो है ये। अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, एक्सोक्राइन पार्ट जो है 97 से 99% तक जो है सिक्रीशन देता है। इसमें कुछ इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स है और कुछ एक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स हैं। इसके अलावा इसमें कुछ इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह। ठीक है, तो इनकी सिक्रीशन टोटल हम बात करें, पैनक्रियाज की सिक्रीशन ये 500 से 800 मिलीलीटर तक जो है सिक्रीशन रहती है इसकी। पीएच इसका 7.6 से 8.4 तक रहता है। ठीक है, इसमें कुछ एंजाइम जो हैं वो इनएक्टिव स्टेट में हैं और कुछ एंजाइम जो हैं वो एक्टिव स्टेट में हैं, उसमें से एक आंसर ऊपर निकल के आ जाएगा। इनएक्टिव एंजाइम जो हैं उनमें है पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस,
ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड पेप्सिनोजन। ठीक है, ये तीनों जो हैं इनएक्टिव स्टेट में एंजाइम्स हैं। ये एक्टिव कब होते हैं? जब ड्यूडेनम से एंटीरो काइनेज एंजाइम रिलीज होता है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, फिर ट्रिप्सिन आगे इन दोनों को जो है एक्टिवेट करता है। ये लास्ट में हम पढ़ेंगे इसको। तो मैं यहाँ एक चीज बताना चाहता हूं कि ट्रिप्सिनोजन जो है, अगर तो ये एक्टिव स्टेट में ही रहा, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन ही रहा, इनएक्टिव क्यों था? ठीक है, इसलिए था कि अगर ये ट्रिप्सिन ही रहा तो ये हो सकता है कि जो प्रोटीन इन सेल्स की मिलती जुलती है, ट्रिप्सिन उनके ऊपर एक्शन कर दे और एक स्टेज आ जाए कि अंदर से जो है वो पैनक्रियाज ही गायब हो जाए या डैमेज हो जाए। तो ज्यादातर ये मैंने लिखा था पैनक्रियाज क्या डाइजेस्ट कर सकता है खुद को? हाँ, कर सकता है। अगर तो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक पर्सन में ज्यादा होता है या किसी तरह का कोई पर्सन को किस तरह का इन्फेक्शन वगैरह हो, जहां ये सेल्स जो हैं एंजाइम जो हैं ये डिस्टर्ब हो जाएं, तो ये वैसे ही एसोसिएटेड प्रोटीन समझना शुरू कर देते हैं दूसरे सेल्स को और उनको कंज्यूम कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है? पैनक्रियाज जो है वो ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स में खुद को ही खत्म कर देता है, हालांकि सेल्फ और नॉन सेल्फ की सेंस जो है सेल्स को है। तो इनएक्टिव स्टेट में तीन एंजाइम, पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। इसी तरह एक्टिव एंजाइम्स भी हैं। एक्टिव एंजाइम्स जो हैं यहाँ पे ढेर सारे हैं, जैसे यहाँ हम लिख दें ये आगे देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो हैं ये तो कन्वर्ट होकर एक्टिव हुए हैं, ट्रिप्सिन एक्टिव हुआ है। ये देखिए बाकी जैसे न्यूक्लियसिस में था राइबोन्यूक्लियस, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करते हैं। इसी तरह पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। इसी तरह पैनक्रियाटिक लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट, और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पैनक्रियाज का लाइपेज, मैक्सिमम लिपिड की डाइजेशन यही करवाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है कोलेस्ट्रेल एस्ट्रेस वगैरह जो है कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ये थे एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो एंजाइम्स इसके बीच में। अब हम चलते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि आइलेट ये जो पार्ट है यहाँ से एक्टिनल सेल से है जो सिक्रीट होती है, जो एक्सोक्राइन रोल प्ले करती है। ठीक है, अब एंडोक्राइन पार्ट में चलते हैं कि एंडोक्राइन पार्ट जो है जिसको हम आइलेट ऑफ लैंगरहंस कह रहे हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहंस हमने इसलिए कहा कि पॉल लैंगरहंस ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, इसकी आप पोजीशन भी देख सकते हैं, ये देखिए सेंटर में। तो आइलेट ऑफ लैंगरहंस में हम बात करें तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आइलेट ऑफ लैंगरहंस, इसमें सेल्स की अरेंजमेंट है। ये पॉलीगोनल सेल्स हैं, 1 मिलियन सेल्स जो हैं वो यहाँ मौजूद रहते हैं। पेरिफेरी में कुछ और हैं, सेंटर में कुछ और हैं। ठीक है, ये सेल्स जो हैं ये ज्यादातर जो टेल पार्ट है ना पैनक्रियाज का, उसमें ये ज्यादा रहते हैं। ये 1 मिलियन इन नंबर है। और मैं यहाँ बताता चलूँ, ये अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी इस तरह के सेल्स हैं। कौन कौन से हैं? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स। अल्फा सेल्स जो हैं वो तकरीबन 15% तक हैं। कितने हैं? 15% जो हैं वो अल्फा सेल्स हैं और नियर अबाउट 65 to 70% हम मान के चलते हैं बीटा सेल्स हैं। इसी तरह डेल्टा सेल्स जो हैं तकरीबन 5% हैं और ये जो हैं पैनक्रियाटिक सेल्स जो हैं, पॉलीपेप्टाइड सेल्स जो हैं ये 15% हैं। तो अल्फा सेल्स जो हैं ये पेरिफेरी में हैं और ये सिक्रीशन करते हैं किसकी? ग्लूकागॉन हार्मोन की। ठीक है, मैं बाद में बताता हूं क्या फंक्शन है। बीटा सेल जो हैं ये इंसुलिन की सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो हैं ये ग्लूकागॉन क्या करता है, जब भी आपकी बॉडी में मान लीजिए यहां पे ये शुगर आपने इंटेक की, शुगर को बॉडी ने एडजस्ट किया, मतलब ग्लूकोज खाने में आया, ग्लूकोज एडजस्ट होके जो है आपका ग्लाइकोजन बन गया। ठीक है, जब बाहर से फूड आपने कंज्यूम किया, ठीक है, फूड में ग्लूकोज था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस ग्लाइकोजन को जरूरत पड़ने पर फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। तो ये इंसुलिन क्या कर रहा है, यहाँ इंसुलिन इसी शुगर को एडजस्ट कर रहा है। कितनी ब्लड में चाहिए ब्लड शुगर वहां भेज रहा है, कितनी मसल्स में चाहिए वहां भेज रहा है, और कितनी वापस लीवर में स्टोर करके रखनी है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन, ये सारे प्रोसेस हमने पढ़े थे उस दिन।
तो अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि शुगर सारी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, एडजस्ट हो जाए, तो बॉडी में ऐसा हो जाए कि शुगर कहीं नील ना हो जाए, शुगर कहीं लो ना हो जाए। तो इसलिए इस ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो ये ग्लूकागॉन काम करता है। मतलब एक शुगर को एडजस्ट करता है और शुगर का लेवल कहीं लो ना हो जाए, उसको कोप अप करने के लिए तो ये एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। ग्लूकागॉन इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। इंसुलिन बॉडी की शुगर को जो है वो मेंटेन करवाता है। कहने का मतलब जो शुगर आई है, अब हम जरूरत के हिसाब से खाना तो नहीं खाते, हम एक्सेस में भी खा लेते हैं। तो एक्सेस में शुगर कहाँ जाएगी? जितनी शुगर ब्लड में है वो ब्लड में जाएगी, जितनी मसल्स में चाहिए वहां चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा बढ़ती है ग्लूकोज जो आपका जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं, तो वो स्टोर हो जाएगा लीवर में। तो जब जरूरत पड़ेगी तो वही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा, तो वापस जो है ग्लूकोज बनाएगा, जो आपको क्या देगा? एनर्जी देगा इंस्टेंट। इससे जो है शुगर का लेवल जो है वो लो नहीं होगा, जिसको कहते हैं हम शुगर नील हो जाना। और डेल्टा सेल जो है सोमैटोस्टेटिन का सिक्रीशन करते हैं। ये ज्यादातर अल्फा सेल्स के ऊपर जो है वो एक्शन करता है, उनको इनहिबिट करता है, रोकता है, और कुछ हद तक बीटा सेल्स को जो है वो इनहिबिट करता है। अब ये रहा पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ये 15% सेल्स हैं। ये क्या करते हैं? ये इंटेस्टाइन की इस पैनक्रियाज की सारे जूसेस को जो है इनहिबिट करते हैं। कौन? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, एफ सेल्स भी रहते हैं इसमें, तो ये इनको जो है अपोज करते हैं। तो एंडोक्राइन पार्ट में अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स बाहर की तरफ, बीटा सेल्स थोड़े से अंदर की तरफ, डेल्टा अंदर की तरफ। तो इस तरह से ये सेल्स का अरेंजमेंट है। यहां देखिए, यहां भी बताए हुए हैं अल्फा सेल्स, ये देखिए, ये अरेंजमेंट देखिए, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ठीक है, डेल्टा सेल्स, ये अलग अलग सेल्स बताए हुए हैं यहाँ पे। एक चीज इसमें मैं और करता चलूं, एंडोक्राइन, फिर उसके बाद देखते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ आइलेट ऑफ लैंगरहन पूरा अलग से दिखाया हुआ है, ठीक है। ये एक्टिनल सेल्स जो हैं, ये स्टार्टिंग में भी हमने देखा था। ये देखिए, ये एक्टिनल सेल्स सारे, ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए, ये भी क्लियर है। ये देखिए एक्टिनल सेल, ये सारे सेल जो हैं एंडोक्राइन रोल प्ले कर रहे हैं। सो लास्ट में हम देखते हैं कि ये एंजाइम्स जो मैं बात कर रहा था, जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, जिनको हमने प्रो एंजाइम्स कहा, इनको जाइमोजेंस भी बोलते हैं। ये जाइमोजेंस क्या काम कर रहे हैं? ट्रिप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव स्टेट में है, समझिएगा इसको। ट्रिप्सिनोजन को कैटलाइज करने के लिए, एक्टिव करने के लिए एंटीरोकाइनेस एंजाइम जो है इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन से रिलीज होता है, वो इसको कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस रन करता है। ये क्या करता है? जो दूसरे एंजाइम से इसके साथ जो इनएक्टिव थे, काइमोट्रिप्सिनोजन, इसको कन्वर्ट करके काइमोट्रिप्सिन बनाएगा, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस जो इनएक्टिव था, इसको कार्बोक्सी पेप्टाइडेस में कन्वर्ट करेगा। अब फर्दर क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बना थ्रू एंटीरोकाइनेस, ठीक है, और आगे इन दोनों को वापस ट्रिप्सिन ने ही कैटालिस्ट एक्ट करके जो है एक्टिवेट कर दिया है। अब काइमोट्रिप्सिनोजन, और ये फर्दर काइमोट्रिप्सिनोजन क्या करता है? जो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स को काइमोट्रिप्सिनोजन लार्ज पेप्टाइड्स में तोड़ के छोड़ देता है, क्योंकि उससे आगे टूट के अमाइनो एसिड बनेंगे, ठीक है। और इसी तरह ट्रिप्सिन भी वही काम कर रहा है। तो इसी तरह प्रोटीन के ऊपर ट्रिप्सिन काम करेगा, तो उसको लार्ज पेप्टाइड्स में तोड़ेगा। अब तीसरा जो था ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, इसको समझिएगा। ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेस क्या करता है? जो लार्ज पेप्टाइड्स थे, इनको डाइपेप्टाइड्स में प्लस अमाइनो एसिड्स में तोड़ता है। यहीं से अमाइनो एसिड का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और इसके आगे डाइपेप्टाइड से फर्दर जो आगे अमाइनो एसिड्स रिलीज होंगे, उनके एंजाइम जो हैं वो अलग से रिलीज होते हैं, डाइपेप्टाइडेस, ठीक है। वो जो है इस डाइपेप्टाइडेस को जो है मोनोपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स में जो है कन्वर्ट करते हैं। तो यहां काइमोट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, तो लार्ज पेप्टाइड्स बनाएगा। दूसरा पार्ट काइमोट्रिप्सिन भी इसके ऊपर सेम प्रोसेस करेंगे। लेकिन तीसरा जो है दैट इज कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ये लार्ज पेप्टाइड्स को तोड़ के जो है पेप्टाइड्स बनाता है। इससे आगे चलते हैं, जो लास्ट पार्ट हमारा बचता है दैट इज इंटेस्टाइन। उससे पहले यहाँ कुछ आंसर्स हम देते चलें। मैंने कहा पैनक्रियाज खुद को डाइजेस्ट कर सकता है, जी हाँ कर सकता है। डॉक्टर विरसिंग जो नाम रखा था, विरसिंग ने जो पर्सन थे उनका मर्डर कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने डक्ट का नाम अपने डक्ट नाम पे जो है डक्ट का नाम क्यों रखा? डिस्कवरी इसकी बहुत देर तक जो है वो ऐसे ही रही, डिस्कवर जल्दी हो गया था, लेकिन उसका नाम जो है बहुत लेट रखा गया। इसको ऑल फ्लैश
जो है ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और साइंसिस मान के चलते हैं कि शुगर का जो है टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पैनक्रियाज ले लेता है, हालांकि वो डायरेक्ट लिंक ब्रेन से लिंक नहीं है, लेकिन कुछ रिसेप्टर्स हैं जो वहां पे शुगर का लेवल जो है वो पता कर लेते हैं। क्रॉस जीन एक है, KRAS, क्रॉस जीन, ये जो है कैंसर काज करता है यहाँ, ठीक है, इसमें पैनक्रियाज में। तो डायबिटीज दो तरह की है, डायबिटीज इंसिपिडस अगर हम इसको समझें, और डायबिटीज मेलिटस। इंसिपिडस डायबिटीज जो है ये भाई अभी हम जो पढ़ रहे थे, डेफिशिएंसी जो है इंसुलिन की, जिसको हम मधुमेह कहते हैं, ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है, और ये एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज से एसोसिएटेड है और ये हाइपोथैलेमस से एसोसिएटेड है, ठीक है जी। यहां तक बात हुई। अब हम चलते हैं आगे इंटेस्टाइन की तरफ। इंटेस्टाइन में जो है वो क्या होने वाला है, क्या पार्ट है इंटेस्टाइन का। हम जो है नेक्स्ट इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स देखने जा रहे हैं। इंटेस्टाइन में हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, जो आपने ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं विलाय देखे थे, ये विलाय में अब हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं कि ग्लैंड्स किस तरह से हैं। अगर मैं जनरल बात करूं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की सिक्रीशन नियर अबाउट 2 to 3 लीटर है। कितनी है? 2 से 3 लीटर। और ये सिक्रीशन का जो पीएच रहेगा वो 7.5 से 8.3 पीएच रहता है। इसकी सिक्रीशन को, इंटेस्टाइनल की सिक्रीशन को हम सूकस एंटेरिकस भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ग्लैंड्स की लोकेशन देखते चलते हैं। ग्लैंड्स जो है वो कहाँ कहाँ पे हैं और क्या क्या काम करते हैं। हमने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहा कि विलाय जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने के बावजूद इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये विलाय यहाँ पे हम बात कर चुके हैं, अंदर जो है आर्टरीज जा रही हैं, कैपिलरीज नेटवर्क है, ठीक है, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए, बीच में लैक्टियल्स हैं। ये जो दोनों एरियाज के नीचे जो पार्ट बनता है, जैसे मान लीजिए यहां से विलाय है, यहां से विलाय है, तो ये जो सेक्शन नीचे आती है यहां पे ये एरिया बनता है, जिसको बोलते हैं हम क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकन। ये जो है जॉनसन नेथनल जो थे पर्सन, उन्होंने जॉनसन नेथनल लेबरकन जो पर्सन थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन का जो है वो कहा जाता है। क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन दो एरियाज हैं जहां पे ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है। एक तो ये रहा जो म्यूकोसल एरिया में है, एक इससे नीचे यहां जाके जो है अंदर की तरफ सब म्यूकोसा में, ये म्यूकोसल एरिया में है, ठीक है, ये सब म्यूकोसल एरिया में है। इसमें जो ग्लैंड्स है वो सीधे ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और इसके जो है ये कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं। तो क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन और दूसरा जो है दैट इज सब म्यूकोसल एरिया में ब्रूनर्स ग्लैंड, इन दोनों की सिक्रीशन को ही हम कह रहे हैं सूकस एंटेरिकस। तो लेबरकन का थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे नीचे क्या क्या है। यहाँ पे जो है गॉबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एंटीरोसाइट सेल्स हैं जो वाटर और लैक्टोजाइट वगैरह की सिक्रीशन करते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। इसी तरह यहाँ पेनियस सेल्स हैं जो लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल जो है रिलीज करते हैं प्रोटीन्स। इसके अलावा इसमें एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, सर्टेन हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो इन दोनों की मिक्स सिक्रीशन जो है वो रिजल्ट करती है सूकस एंटेरिकस, जिसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स भी हैं, जैसे माल्टेज, आइसोमाल्टेज, डाइपेप्टाइडेज वगैरह जो हैं अलग एंजाइम्स हैं। इन सब की सिक्रीशन को इकट्ठा हम क्या कहते हैं, सूकस एंटेरिकस। इंटेस्टाइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम उसको वापस इतना जो है डिटेल में नहीं जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, pancreas and that is intestinal glands. So thank you, thanks a lot.